नमस्कार मित्रों, मैं अजब सिंह आपके YouTube चैनल अजब सिंह जीएस क्लास पर स्वागत करता हूं। हमारी साइंस की काफ़ी क्लास हो चुकी हैं और आज साइंस की क्लास में हमारा चल रहा है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का कुछ भाग हमने करा दिया है। यदि आपको उसके विषय में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उस क्लास को देख सकते हैं। और आगे शुरू करने के लिए आइए देखते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है, एक बार मैं थोड़ा सा और ओवरव्यू दूंगा। पाचन तंत्र क्या है? जो भी हम खाते हैं, हमारा जो भोजन हमारी बॉडी में ऐसे ही संचित नहीं होता, इसका रूप बदलकर हमारी बॉडी में संचित होता है। जैसे हम देखते हैं, जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। जैसे हम देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में हमारी बॉडी में संचित होता है। इसी प्रकार प्रोटीन एमिनो अम्लों के रूप में हमारी बॉडी में संचित होता है। इसी प्रकार वसा है, वसीय अम्लों के रूप में हमारी बॉडी में संचित होता है। लेकिन जो विटामिन और खनिज लवण हैं, ये हमारे शरीर में ऐसे ही संचित हो जाते हैं, इनका रूप नहीं बदलता। इसके बाद हम देखते हैं कि भोजन पर हमारा मुख यांत्रिक क्रिया करता है। यांत्रिक क्रिया में सबसे पहले हम देखते हैं दांत। दांत यानी कि पाचन तंत्र का सबसे पहला जो भाग है वो दांत है। तो दांत हम देखते हैं तो हमारे जो मानव मुख में 32 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत? कुल 32 दांत पाए जाते हैं। ये 4 भागों में बटे होते हैं। नंबर 1 इंसाइजर, नंबर 2 कैनाइन, नंबर 3 प्रीमोलर और नंबर 4 मोलर। यदि हम इन्हें एक शॉर्ट में, इनका एक फार्मूला है, इसका नाम है 21 और 23। 21 23 यदि हम इसे 4 से गुना कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट दांतों की संख्या आ जाएगी। जैसे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इसका मतलब जो इंसाइजर दांत हैं वो 8 है। ऐसे ही क्या है, जो कैनाइन दांत हैं वो 4 हैं, प्रीमोलर जो दांत हैं वो 8 हैं और मोलर जो दांत हैं वो 12 हैं। ये जो तीन प्रारंभ के 3 जो दांत हैं, यानी कि इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर, इन्हें द्विबार दंती या दूध के दांत कहा जाता है। ये मानव जीवन में 2 बार आते हैं, जबकि जो मोलर दांत हैं ये जीवन में केवल 1 बार आते हैं और इन्हें एक बार दंती दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक बार दंती दांत। जबकि इन इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर को द्विबार दंती दांत कहा जाता है। ये दांत कैल्शियम लवण के बने होते हैं। कैल्शियम लवण लगभग इसमें 98% होता है, इसीलिए दांत सबसे सख्त होते हैं। हमारे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट एनिमल नामक पदार्थ होता है, जो दांत का सबसे चमकीला भाग होता है, इसे बोलते हैं हम एनिमल। ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत या सख्त भाग होता है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद है हमारी लार ग्रंथियां। मानव मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनका पीएच मान 6.8 होता है, अर्थात ये हल्की क्षारीय होती हैं। कैसी होती हैं? हल्की क्षारीय। हल्की क्षारीय होती हैं। जो लार है हल्की क्षारीय होती है। यह भोजन में मिलकर, मिक्स होकर अमाशय में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? अमाशय में पहुंच जाती है। इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम मंड या स्टार्च पर कार्य करता है और उसको तोड़ देता है। जबकि कुछ जीवों में टाइलिन नामक एंजाइम नहीं पाया जाता। उनमें क्या पाया जाता है? रेबीज नामक एंजाइम पाया जाता है। रेबीज नामक, जो मांसाहारी जीव हैं उनमें टाइलिन के स्थान पर रेबीज पाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कुत्ते में टाइलिन के स्थान पर रेबीज पाया जाता है। यदि कोई पागल कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है तो यह रेबीज उस व्यक्ति को संक्रमित कर देता है, जिससे हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। यह हाइड्रोफोबिया रोग जिस व्यक्ति को हो जाता है वो पानी से डरता है, यानी कि पानी से डरेगा वो, तो इसे ही हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। कुछ जीवों में
लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। जैसे मेंढक, व्हेल नामक जीवों में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इसके बाद हम देखते हैं जीभ। जीभ इंद्रियों का कार्य करती है। जीभ हमें टेस्ट या स्वाद के बारे में बताती है। जैसे मैंने बताया था कि जो जीभ का सबसे अगला भाग है ये मीठे स्वाद के बारे में बताती है, जबकि जीभ का पीछे का भाग कड़वे टेस्ट के बारे में या कड़वे स्वाद के बारे में बताती है। ऐसे ही जो पार्श्व भाग है तो ये बताती है हमें नमकीन के बारे में, जबकि जीभ के नीचे का जो भाग है वो खट्टे के विषय में बताता है। इसके बाद हम देखते हैं जो आहार नाल है मुख से होते हुए भोजन को अमाशय में पहुंचाती है। भोजन अमाशय में पहुंचकर अमाशय में कुछ समय तक रुकता है। अमाशय से जठर रस निकलता है। जठर रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। नंबर 1 HCl, नंबर 2 पेप्सिन और नंबर 3 रेनिन। जो HCl नामक एंजाइम है ये जो भोजन में आए जीवाणु हैं, हानिकारक जीवाणु हैं, उन्हें मारने का कार्य करता है। नंबर दूसरा क्या काम करता है, ये भोजन को सड़ने से बचाता है। और नंबर 3 ये भोजन को अम्लीय बनाता है। जबकि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन में जो प्रोटीन पर कार्य करता है, जो भोजन में प्रोटीन आई है उस पर कार्य करेगा पेप्सिन नामक एंजाइम और उसे तोड़ देगा प्रोकैसिनेट में। ऐसे ही रेनिन नामक एंजाइम ये बच्चों में निकलता है, छोटे बच्चों में, और ये दूध में जो कैसीन प्रोटीन पाई जाती है उसे प्रोकैसिनेट में तोड़ देगा। इसे तोड़ देगा, दूध की कैसीन प्रोटीन को प्रोकैसिनेट में तोड़ देगा। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद अमाशय के नीचे हम देखते हैं छोटी आंत। छोटी आंत के विषय में जानते हैं हम। छोटी आंत क्या है? छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी होती है और इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 डुडेनियम, नंबर 2 इलियम और नंबर 3 विलाई। अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग हैं। नंबर 1 डुडेनियम या ग्रहणी बोलते हैं हम इसे, नंबर 2 इलियम और नंबर 3 विलाई। डुडेनियम यू आकार की नली होती है। इस प्रकार से नली होगी ये, इस प्रकार से डुडेनियम यू आकार की ये नली होती है। और भोजन का सबसे अधिक पाचन हमारे शरीर में इस डुडेनियम में ही होता है। उसका कारण यह है कि इस डुडेनियम से 2 ग्रंथियां लगी होती हैं। नंबर 1 यकृत, और नंबर 2 इधर लगी होती है हमारी अग्नाशय। भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? डुडेनियम, यानी कि जो छोटी आंत का सबसे ऊपर का पार्ट है, यो आकार की नली है, यहाँ पे होता है। और इसका कारण ये है क्योंकि 2 ग्रंथियां, नंबर 1 यकृत और नंबर 2 अग्नाशय, इससे लगी होती हैं। अब हम जानते हैं यकृत के विषय में। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। कैसी है? सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है यकृत। या लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। इससे पित्त निकलता है और पित्त लीवर से निकलकर नीचे पित्ताशय या पित्त की थैली होती है, इसमें इकट्ठा होता रहता है तथा समय समय पर ये डुडेनियम में डाल दिया जाता है। तो ये पित्त का सिक्रेशन कहां से हो रहा है? लीवर से हो रहा है या यकृत से हो रहा है। और ये पित्त की थैली या पित्ताशय में इकट्ठा होता रहता है तथा समय समय पर हमारे जो डुडेनियम है इसमें डाल दिया जाता है। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो सबसे पहले
जो आरबीसी बनती हैं वो इस लीवर में ही बनती हैं। तो सबसे पहले आरबीसी कहाँ बनती है भ्रूण में? ये लीवर में ही बनती हैं। और इसके और मुख्य कुछ फंक्शन हैं, जैसे विटामिन ए और डी। विटामिन ए और डी लीवर में ही संचित होते हैं। ऐसे ही दो तत्व जैसे लोहा तथा कॉपर, ये भी लीवर में ही संचित होते हैं। लीवर से हिपैरिन नामक प्रोटीन निकलता है। कौन सा प्रोटीन निकलता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन निकलता है, जो हमारी बॉडी में रुधिर को जमने से रोकता है। यह हिपैरिन नामक प्रोटीन हमारे शरीर में रुधिर को जमने से रोकता है। इसके बाद हम देखते हैं इधर अग्नाशय। तो अग्नाशय में क्या है? अग्नाशय हमारे शरीर की अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों का उदाहरण है। इस पर लैंगर हैंस नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था। अग्नाशय पर लैंगर हैंस नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था, इसीलिए इसकी कोशिकाओं को लैंगर हैंस की दीपिकाएं या कोशिकाएं कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लैंगर हैंस की अल्फा कोशिकाएं, नंबर 2 लैंगर हैंस की बीटा कोशिकाएं और नंबर 3 लैंगर हैंस की गामा कोशिकाएं। तो आइए देखते हैं लैंगर हैंस की अल्फा कोशिकाओं से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। नंबर 1 है लैंगर हैंस की अल्फा कोशिकाएं। लैंगर हैंस की अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन निकलता है। यह ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। किस चीज में करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, जो लैंगर हैंस की अल्फा कोशिकाएं हैं। नंबर 2 है लैंगर हैंस की बीटा कोशिकाएं। लैंगर हैंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन नामक हार्मोन की खोज बेस्ट एंड बैटिंग नामक वैज्ञानिक ने 1921 में की थी। बेस्ट और बैटिंग नामक वैज्ञानिक ने कब करी थी? 1921 में इंसुलिन नामक हार्मोन की खोज। यह इंसुलिन नामक हार्मोन भोजन में आए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है तथा हमारी शरीर के ऊपर संचित कर देता है या हमारी हड्डियों के ऊपर संचित कर देता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अग्नाशय के लैंगर हैंस की जो गामा कोशिकाएं हैं, इनसे भी अनेक एंजाइम तथा हार्मोन्स निकलते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे जब ग्रंथियों के विषय में पढ़ेंगे, तो इसके विस्तार से हम वर्णन करेंगे। इसके आगे हम देखते हैं जो हमने छोटी आंत का भोजन का सबसे अधिक जो पाचन हो रहा था डुडेनियम में हो रहा था, क्योंकि दोनों ग्रंथियां जुड़ी हुई थी, यकृत और अग्नाशय। इसके बाद हम देखते हैं इलियम। इलियम का भोजन का पाचन इलियम में चलता रहता है। इसके बाद भोजन विलाई में चला जाता है। विलाई में भोजन पहुंचकर जितने भी भोजन में उपस्थित पोषक तत्व हैं, यहाँ से विलाई इसे अवशोषित कर लेती है और रुधिर में डाल देती है। जितने भी पोषक तत्व हैं, चाहे प्रोटीन हो, वसा या कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स या खनिज लवण, विटामिन, सभी का अवशोषण ये विलाई कर लेगी और इसे रुधिर में डाल दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत भोजन में जो पानी बचा हुआ है, बड़ी आंत उस भोजन में से पानी को अवशोषित कर लेगी और बाकी को भोजन को आगे पहुंचा देगी। इन बड़ी आंत और छोटी आंत के नीचे एक अवशेषी अंग पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं वर्मिफोर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है, यह एक अवशेषी अंग है। पहले यह क्लोरोफिल या हरित लवक को पचाने का कार्य करता था, लेकिन अब एक अवशेषी अंग के रूप में है। तो ये हमने जाना पाचन तंत्र के विषय में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।